तो ये कहानी एक ऐसे शिनोबी की है जो कि अपनी लाइफ से पूरी तरह से तंग आ चुका है और वो बस अपनी लाइफ को खत्म करना चाहता है और इसीलिए उसे मारने के लिए उसकी गर्दन पर तलवार चलाई जाती है। लेकिन उस शिनोबी ने अपनी जिंदगी के कई साल ट्रेनिंग में ही बिता दिए थे, जिसकी वजह से उसका शरीर और उसकी गर्दन के मसल्स इतने ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे कि जब उसकी गर्दन पर तलवार चलाई जाती है तो गर्दन कटने की बजाय तलवार ही टूट जाती है, जैसे मानो वो तलवार लोहे की ना होकर प्लास्टिक की बनी हो। और इससे उस शिनोबी का बाल भी बांका नहीं होता, तो इसीलिए उसे लकड़ी के डंडे से बांधकर आग लगा दी जाती है। 2 सांडों से बांधकर उसकी टांगों को खिंचवाया जाता है। ये सजा इतनी खतरनाक थी कि कोई नॉर्मल इंसान होता तो उसके बीच में से 2 टुकड़े हो जाते, लेकिन उस शिनोबी को मानो इससे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। और जब इतने सब से भी वो नहीं मरता तो उस पर खौलता तेल डालकर आग लगा दी जाती है, लेकिन वो शिनोबी इससे भी बचकर निकल जाता है। और इतना सब कुछ होने के बाद वो शिनोबी सोच रहा होता है, मैं मर क्यों नहीं जाता, मुझे अब अपनी जिंदगी से कोई लगाव नहीं है। उसका नाम गाबीमारू होता है, जो कि इवाकाकुरे विलेज का एक शिनोबी होता है, जिसका बचपन से ही पढ़ाई वगैरह में मेरे जैसा हाल था, यानी कि उसका पढ़ाई वगैरह में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और इसीलिए उसने बचपन से ही किलिंग टेक्निक सीखी। उसने बहुत टफ ट्रेनिंग की। ये ट्रेनिंग इतनी टफ थी कि उसके साथ वाले दोस्त इस ट्रेनिंग के दौरान मारे गए और बचा तो सिर्फ अकेला गाबीमारू, जिसकी वजह से उसकी बॉडी इतनी स्ट्रांग बन गई कि कोई भी वेपन उसकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और जब इतना सब कुछ होने के बाद भी गाबीमारू नहीं मरा तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है और वो इंस्पेक्टर आते ही गाबीमारू से सवाल जवाब करने लग जाती है। वो इंस्पेक्टर गाबीमारू से उसके पास्ट के बारे में पूछती है। गाबीमारू बताता है कि मेरा पास्ट इतना कुछ खास नहीं है, मैंने अपने माँ बाप को नहीं देखा क्योंकि मुझे बताया गया था कि मेरे माँ बाप को विलेज के चीफ ने मार डाला जब मैं छोटा हुआ करता था, लेकिन मुझे इस चीज का कोई भी दुख नहीं होता। वो बताता है कि उसका जिंदगी में कोई भी सपना नहीं है और वो अपनी माँ बाप की मौत का बदला भी नहीं लेना चाहता। लेकिन वो इंस्पेक्टर जब गाबीमारू से पूछती है कि तुम्हें इस तरह से कैदी बनाकर क्यों रखा गया है, तो गाबीमारू बताता है कि कुछ खास नहीं, मुझे इस विलेज के तौर तरीके बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और इसीलिए मैंने इस विलेज को छोड़ने की कोशिश करी, लेकिन जो लोग मुझसे जला करते थे उन्होंने मुझे फंसवा दिया। दरअसल इस विलेज का एक रिचुअल है कि जो भी एक बार इस विलेज में पैदा हो गया वो मरते दम तक इस विलेज को छोड़कर नहीं जा सकता, यानी कि उसे मरते दम तक इस विलेज में ही रहना पड़ेगा। लेकिन वो इंस्पेक्टर गाबीमारू से पूछती है कि ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें विलेज को छोड़ने की जरूरत पड़ गई। गाबीमारू से बताता है कि मैं अपने विलेज में सबसे ताकतवर और सबसे काबिल था और इसीलिए उस विलेज के चीफ ने गाबीमारू को सबसे हाई रैंक दी और फिर गाबीमारू ने चीफ की बेटी से शादी कर ली। लेकिन फिर गाबीमारू उस इंस्पेक्टर को बताता है कि चीफ की बेटी ने मेरी पूरी जिंदगी खराब करके रख दी थी, लेकिन असल में उसकी बीवी उसकी केयर करती थी, वो गाबीमारू से बहुत प्यार करती थी। लेकिन गाबीमारू ने ये सब चीजें पहले महसूस ही नहीं करी थी, वो बस लड़ाई करने के लिए बना था और उसने अपनी पूरी जिंदगी में खून खराबा ही देखा था। और चीफ की बेटी उसे बेसिक चीजें सिखाती थी, जैसे खाना खाने के लिए शुक्रिया कहो, हमें जो जिंदगी मिली है उसके लिए भगवान से शुक्रिया अदा करो। इसीलिए इससे गाबीमारू बहुत पक चुका था और उसका ये मानना था कि ये सब चीजें अगर वो करता रहा तो वो वीक पड़ जाएगा और इसीलिए वो विलेज को छोड़ने की बात करने के लिए चीफ के पास गया। लेकिन कुछ लोगों ने चीफ के कान भरे और चीफ को उसके खिलाफ भड़का दिया और इसीलिए चीफ ने गाबीमारू को जेल में कैद कर दिया। गाबीमारू को पता था कि चीफ के खिलाफ जाना बेवकूफी होगी और इसीलिए गाबीमारू ने चुपचाप सरेंडर कर दिया। उसी रात को वो इंस्पेक्टर और उसके साथ एक आदमी ऐसे ही विलेज के राउंड काट रहे होते हैं। तभी वो आदमी कहता है कि बुरा मत मानना, आप एक औरत हो और आपको इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, आपको अपने विलेज के लिए बच्चे पैदा करने चाहिए। आप गाबीमारू को अभी नहीं जानती, वो एक जीता जाता मॉन्स्टर है जो कि किसी पे भी रहम नहीं खाता। और यही नहीं, गाबीमारू ने अरेस्ट होते वक्त 20 लोगों को जान से मार डाला और इन्हीं सभी घटनाओं के बाद विलेज के लोगों ने उसका नया नाम रखा, गाबीमारू द होलो। वो एक निर्दयी इंसान है जिसके अंदर ममता की भावना है ही नहीं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गाबीमारू को एक स्पेशल पनिशमेंट दी जानी थी और इसके लिए गाबीमारू को बेसमेंट में ले जाया जा रहा होता है। लेकिन तभी गाबीमारू उन लोगों से कहने लगता है कि तुम लोग अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें भी पता है कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला। और थोड़ी देर चलने के बाद वो लोग बेसमेंट की एंड तक पहुंच जाते हैं और जब गाबीमारू अपनी आंखों के सामने देखता है तो उसके सामने वही इंस्पेक्टर तलवार लेकर बैठी होती है और वहाँ का माहौल देखकर गाबीमारू समझ ही नहीं पा रहा होता कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, ये इंस्पेक्टर यहाँ कैसे बैठी है। तभी वहाँ पास खड़ा एक आदमी उसे बताता है कि ये कोई नॉर्मल इंस्पेक्टर नहीं है, वो एक स्वॉर्ड टेस्टर यामादा सागिरी है जो कि सिर्फ तुम्हें खत्म करने के लिए एडो से आई है। इनका क्लैन जनरेशन से स्वॉर्ड टेस्टिंग करता आया है और इसीलिए ये लोग तलवार चलाने में इतनी महारत हासिल कर चुके होते हैं कि ये लोग आधे सेकंड के अंदर किसी भी आदमी की गर्दन धड़ से अलग कर सकते हैं। और गाबीमारू, ये तुम्हारी गर्दन एक ही वार में उड़ा देगी। और उस आदमी की ये वाली बात सुनकर गाबीमारू काफी डर जाता है और वो अपने हाथ में बंधी हुई लकड़ी की हथकड़ी को तोड़ देता है। लेकिन अगले ही पल सागिरी उस पर हमला कर देती है, लेकिन गाबीमारू उसके अटैक को किसी तरह से डॉज कर लेता है। सागिरी उससे पूछती है, तुम एक जगह खड़े क्यों नहीं रह सकते,
अगर तुम यहाँ से हिले नहीं होते तो तुम पक्का मारे जाते। आफ्टर ऑल तुम यही चाहते हो ना, है ना गाबीमारू? तभी सागिरी उससे कहने लगती है कि तुम्हारे पास्ट के बारे में रिसर्च करने के बाद मैंने ये तो पता कर लिया है कि तुम किसी मॉन्स्टर से कम नहीं हो, लेकिन तुमने मुझसे एक बात छुपाई कि तुम अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हो और ये तुम्हारी वाइफ का प्यार ही है जिसकी वजह से तुम मरने से हिचकिचा रहे हो। लेकिन गाबीमारू उसकी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था और इसीलिए वो एकदम से सागिरी पर हमला कर देता है और वो उससे चिल्लाकर कहने लगता है कि तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती, तुम्हें कुछ पता नहीं है कि मैं किन हालातों में बड़ा हुआ हूँ। लेकिन एक बात तो थी, गाबीमारू की वाइफ ने उसे उसकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सिखा दिया था। गाबीमारू अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था और वो दोनों अपने कामों को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते थे। इसीलिए गाबीमारू विलेज के चीफ के पास जाकर विलेज को छोड़ने के लिए कहने गया था, लेकिन उस चीफ को ये बात पसंद नहीं थी कि कोई ऑर्डिनरी लाइफ जिए, और तो और इसके लिए उस चीफ ने अपनी बेटी का फेस तक जला डाला था। गाबीमारू चीफ के पास ये सोचकर गया था कि अब से वो और उसकी वाइफ एक नॉर्मल जीवन जिएंगे, पर इसका ठीक उल्टा हुआ और चीफ ने कुछ लोगों के कहने पर गाबीमारू को जेल में बंद कर दिया। और अब गाबीमारू लड़ते लड़ते कहने लगता है कि मैं मेरी वाइफ को कभी भी नहीं देख पाऊंगा और इसीलिए मैं लोगों को मारना भी बंद नहीं करूंगा। लेकिन तभी सागिरी उसे एक ऑफिशियल पार्डन दिखाती है जिसमें कि लिखा होता है कि तुम्हारे लिए एक मिशन है और अगर गाबीमारू ने ये मिशन पूरा कर दिया तो उस पर लगे सारे चार्जेस हट जाएंगे और उसे शोगन्स की प्रोटेक्शन भी दी जाएगी और इसके बाद गाबीमारू तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। ये सुनकर गाबीमारू सोचता है कि अब वो अपनी वाइफ के साथ एक नॉर्मल जीवन बिता पाएगा। लेकिन तभी सागिरी कहती है कि इसकी एक शर्त है, तुम्हें इसके लिए स्वर्ग जाना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। दरअसल हाल ही में एक खबर आई है कि समुद्र के बीचों बीच एक सिंशिंकियो नाम का आइलैंड है जो कि इतना खूबसूरत है कि वहाँ जाने वाले लोगों के लिए वो स्वर्ग से कम नहीं है। लेकिन वहाँ एक अफवाह फैली हुई है कि उस आइलैंड पर अमृत है और इसीलिए एक विलेज के शोगन यानी कि राजा ने एक जहाज में कुछ लोगों को उस आइलैंड पर भेजा ताकि वो वहाँ से अमृत लाकर उसे दे सकें। लेकिन जब वो नाव वापस आई तो उनकी पूरी बॉडी फूलों में बदल चुकी थी। ये सुनकर गाबीमारू कहता है, मेरा पागल बनाना बंद करो, तुमने मुझे बच्चा समझ रखा है? तुम्हें क्या लगा तुम मुझे परियों और हेवन की कहानी सुना दोगी और मैं इस कहानी पर यकीन कर लूंगा? सागिरी कहती है कि हर किसी को ये कहानी ही लगी थी, लेकिन जब उन्होंने नाव में उन लोगों की बॉडी को देखा तब उन लोगों ने इस घटना पर यकीन किया और फिर उस विलेज के राजा ने सोचा कि ये कैसी जगह है जहाँ पर ह्यूमन बॉडीज फ्लावर्स में बदल सकती हैं, इसका मतलब ये जगह एग्जिस्ट करती है और अमृत भी यहीं होगा। लेकिन उसके पास इतने लोग नहीं बचे थे जो कि बारी बारी आइलैंड पर जा सकें, इसीलिए उसने दुनिया भर के उन क्रिमिनल्स को चुना जिनको मौत की सजा सुनाई गई थी। लेकिन साथ ही वो क्रिमिनल्स ऐसे होने चाहिए जिनमें जीवन जीने की चाह हो और उनके सामने ऑफिशियल पार्डन रखा गया कि जो भी उस अमृत को लेकर आइलैंड से जिंदा वापस लौटेगा उसकी जिंदगी को बख्श दिया जाएगा। और सागिरी भी इसी काम के लिए एक क्रिमिनल को ढूंढने आई थी जिसमें जीवन जीने की चाह हो। और अब सागिरी गाबीमारू से कहती है कि मैंने तो ये तक सुन रखा है कि तुम्हारी वाइफ अभी भी जिंदा है और जब से तुम्हें सजा सुनाई गई है उसने खुद को आइसोलेट कर लिया है। वो ना तो किसी से बात करती है ना तो किसी को पता है कि वो कहाँ है, वो बस तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रही है। और अब सागिरी गाबीमारू से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे? गाबीमारू सोचता है कि अगर इस मिशन को करने से मुझे मेरी वाइफ वापस मिल जाएगी तो मैं मेरी वाइफ को पाने के लिए कुछ भी करूंगा। और ये सोचकर वो सागिरी को हाँ कर देता है और गाबीमारू अपने निंजुत्सु से वहाँ सारे लोगों को खत्म कर देता है और वो सागिरी के साथ एडो के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें सागिरी के पास्ट के बारे में बताया जाता है जब सागिरी छोटी हुआ करती थी। दरअसल सागिरी ने बचपन में अपने फादर को एक क्रिमिनल की गर्दन को उड़ाते हुए देखा था। वो क्रिमिनल एक स्टोरी टेलर था जिसकी कहानी सुनाते सुनाते ही गर्दन उड़ा दी गई। लेकिन सागिरी के फादर ने यह काम इतनी स्मूथली किया था कि उस क्रिमिनल को पता ही नहीं चला कि कब उसकी मौत हो गई और मरने के बाद भी उस क्रिमिनल ने अपनी कहानी पूरी करी। और तभी से सागिरी ने यह ठान लिया था कि वो बड़ी होकर अपने पिता जैसी बनेगी। लेकिन बड़े होने के बाद सागिरी जिस भी क्रिमिनल की गर्दन को काटती थी वो क्रिमिनल गर्दन कटने के बाद बहुत पेन से गुजरता था क्योंकि सागिरी क्रिमिनल की गर्दन को काटते वक्त बहुत हिचकिचाती थी। वहीं दूसरी तरफ हमें आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे क्रिमिनल्स को इकट्ठा किया गया था और तभी एक बंदा वहाँ अनाउंसमेंट करने लगता है, तुम सभी गंदी नाली के कीड़े हो और यहाँ जो महान आदमी बैठे हैं ये तुम्हारे राजा हैं। तुम जैसी गंदी नाली के कीड़ों को इनके दर्शन हो गए, ये बहुत बड़ी बात है। ये सुनकर सारे क्रिमिनल्स भड़क जाते हैं, क्या बोल रहा है बे कुत्ते, तू नीचे आ तेरी। तभी वो आदमी कहता है, शांत हो जाओ कुत्तों, तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया गया है क्योंकि तुम्हें शिनशिनक्यो जाना है और वहाँ से एलिक्सर ऑफ लाइफ को लेकर वापस आना है। अगर तुमने ये कर दिया तो तुम्हें मिलेगी माफी। और फिर वो आदमी उन सभी क्रिमिनल्स को एक सर्टिफिकेट दिखाता है जिसे देखकर उन सभी क्रिमिनल्स की आंखें चमक जाती हैं। उस आइलैंड पर बहुत सारे क्रिमिनल्स आए थे जिन्होंने अलग अलग क्राइम किया था। कुछ क्रिमिनल्स ने मर्डर किया था तो कुछ ने चोरी और एक क्रिमिनल ऐसा भी था जिसने अपने मजे के लिए अपने बीवी और बच्चों को मार दिया। गाबीमारू भी वहीं बैठा होता है लेकिन वो बैठा बैठा बोर हो रहा था। तभी उसके पीछे बैठी हुई एक लड़की उससे पूछती है, तुम गाबीमारू ही हो ना? मैंने तुम्हें तुम्हारे शरीर और तुम्हारी
बालों को देखकर ही पहचान लिया, लेकिन तुम्हारी हाइट तो बहुत कम है, तुमने मुझे निराश कर दिया। लेकिन गाबीमारू उसे कोई ज्यादा भाव नहीं देता। गाबीमारू अब पहले से बहुत शांत हो गया था और ऐसा लग रहा था मानो वहाँ कोई नया ही आदमी बैठा हो। तभी सागिरी अपने ब्लेड में गाबीमारू की परछाई को देखने की कोशिश करती है, लेकिन जो उसे दिखता है उसे देखकर तो वो सदमे में ही पहुंच जाती है। तभी वहाँ एक आदमी उन सभी क्रिमिनल्स को उनके फेस पर लगा हुआ मास्क हटाने को कहता है और वहाँ पर एक स्टेज होता है जहाँ पर एक मूर्ति लाकर रखी जाती है, और जैसे ही उस मूर्ति पर से कपड़ा हटाया जाता है तो वो सब क्रिमिनल्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो कोई मूर्ति नहीं है बल्कि एक जीता जागता इंसान है जो कि पौधे में बदल गया। वो आदमी बताता है कि ये इंसान शिनशिंक्यो गया था, लेकिन जब ये वापस आया तो इसके सारे साथी मारे जा चुके थे और ये हमें ऐसी हालत में मिला। उस मूर्ति बने आदमी को देखकर वहाँ सारे क्रिमिनल्स डर जाते हैं और वो सभी क्रिमिनल्स कहने लगते हैं कि तुम हमें वहाँ मरने के लिए भेज रहे हो। लेकिन तभी वो आदमी उन क्रिमिनल्स से कहता है कि तुम सभी गंदी नाले के कीड़ों को फूलों में बदलने का मौका मिल रहा है, तुम लोगों के लिए ये किसी मेहरबानी से कम नहीं है। अच्छा, हम पर इतनी ही मेहरबानी करनी है तो तू खुद वहाँ क्यों नहीं चला जाता? ये कहकर वहाँ सारे क्रिमिनल उस पर भड़कने लगते हैं और वहाँ से एक क्रिमिनल उठकर जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एक एग्जीक्यूशनर आता है और उसकी गर्दन को एक ही बार में उड़ा देता है। और तभी वहाँ स्टेज पर खड़ा हुआ वो आदमी कहता है, मैं तुम्हें एक चीज बताना ही भूल गया, तुम सभी यहाँ निगरानी में हो और तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। तुम्हें या तो शिनशिंक्यो जाना पड़ेगा या तो ये एग्जीक्यूशनर तुम्हें मार देंगे। और अब वो स्टेज पर खड़ा हुआ आदमी उन सभी क्रिमिनल्स को वहाँ के रूल समझाने लगता है कि उस आइलैंड पर लड़ाई के दौरान अगर तुम्हारे मॉनिटर को कुछ हुआ तो वापस आने के बाद तुम्हें भी मार दिया जाएगा, और अगर वापस आते वक्त तुम्हारा साथी तुम्हारे साथ नहीं है तब भी तुम्हें बोर्ड पर आने नहीं दिया जाएगा। और तभी वो राजा उस आदमी को अपने पास बुलाता है और उस आदमी के कान में कहता है कि यहाँ लोगों की गिनती बहुत है और इतने लोग बोट में फिट नहीं आएंगे। और तभी वो आदमी उन क्रिमिनल से कहता है कि तुम लोगों को अपनी गिनती कम करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास बोट में इतनी जगह नहीं है कि सारे लोग आ सकें। ये सुनकर वो क्रिमिनल्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भला हम लोग अपनी गिनती कम कैसे करें। तभी वहाँ पर एक पीले बालों वाला क्रिमिनल दूसरे क्रिमिनल को जान से मार देता है, जिस पर वो बाकी एग्जीक्यूशनर्स एंड मॉनिटर्स भी कुछ नहीं कहते, यानी कि उन लोगों को एक दूसरे से लड़कर अपनी गिनती कम करनी होगी। और जाहिर सी बात है कमजोर लोग मारे जाएंगे और जो बचेंगे वो ही आइलैंड पर जा पाएंगे। और अब वो क्रिमिनल्स एक दूसरे से बुरी तरह से लड़ने लगते हैं। कई एक दूसरे के सिर पर चढ़कर पत्थर से मार रहे थे तो कई एक दूसरे के मुंह पर लात घुसे बजा रहे थे। तभी वो राजा उस आदमी से पूछता है कि ये लोग कौन हैं जिनके ऊपर रेड सील लगी हुई है। वो आदमी उस राजा को बताता है कि ये लोग वो लोग हैं जिनके पास कोई ना कोई सुपर पावर है। तभी वो आदमी एक पीले बालों वाले क्रिमिनल की तरफ इशारा करता है और वो आदमी उस राजा को बताता है कि ये छोटा है लेकिन इसके बावजूद वो पायरेट्स का नेता है। और फिर वो आदमी एक लड़की की तरफ इशारा करता हुआ कहता है कि ये लड़की एक कुनोइची है जिसने महल में हमला किया और महल के आखिरी इंसान तक को भी खत्म कर दिया। और फिर एक स्वॉर्ड्समैन को दिखाया जाता है जो कि इतनी कमाल की स्वॉर्ड चलाता है कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। और फिर वो आदमी एक बड़े से जाइंट बंदे की तरफ इशारा करता हुआ कहता है कि ये बंदा सबसे पहले भालू का सिर खाना पसंद करता है। और उन सभी क्रिमिनल्स के बीच में बैठे हुए वो गाबीमारू की तरफ इशारा करता है जिसे अभी तक किसी क्रिमिनल ने हाथ भी नहीं लगाया था। तभी सागिरी के पास एक मॉनिटर आता है जो कि सागिरी से कहने लगता है कि क्या तुम गाबीमारू को हैंडल कर पाओगी, वो बहुत खतरनाक क्रिमिनल है, क्या तुम टाइम आने पर उसकी जान ले पाओगी। सागिरी ने गाबीमारू की असलियत को देखा था और इसीलिए वो गाबीमारू से थोड़ा डरती भी थी, लेकिन सागिरी कहती है कि मैं इसे अच्छी तरह से हैंडल कर लूंगी, तुम अपनी फिक्र करो। वहीं वहाँ उन सारे क्रिमिनल्स के बीच में 3 क्रिमिनल्स ऐसे भी होते हैं जो कि बीच में ही प्लान बनाने लगते हैं कि हम लोग यहाँ से ऐसे तो बचकर नहीं जा पाएंगे। और वो सागिरी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि हम इस लड़की को मार देंगे और उससे चाबी लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। और वो तीनों क्रिमिनल सागिरी की तरफ हमला करने जाते हैं, लेकिन सागिरी बिना हिचकिचाए उन तीनों क्रिमिनल्स की मुंडी को उड़ा देती है। लेकिन तभी गाबीमारू उस राजा के सामने खड़ा हो जाता है और वो राजा से कहने लगता है कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है क्या जिससे हम डिसाइड कर पाए कि उस आइलैंड पर कौन जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ खून खराबा नहीं चाहता। लेकिन उस राजा के पास खड़ा हुआ चमचा गाबीमारू पर भड़क जाता है कि अगर तुम किसी को नहीं मार सकते तो माफीनामा भूल जाओ। और वो अपने पास खड़े 3 क्रिमिनल्स को उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है, ओए तुम, अगर तुम गाबीमारू को जान से खत्म कर दोगे तो मैं तुम्हें उस आइलैंड पर भेजूंगा। और ये सुनकर उन तीनों क्रिमिनल्स में से एक बड़ा सा पत्थर उठा लेता है, लेकिन गाबीमारू ने अभी भी मना कर रहा होता है, या यूं कहें एक लास्ट चांस दे रहा होता है उनको अपनी लाइफ सेव करने का। और वो आदमी गाबीमारू की तरफ पत्थर फेंक देता है जिससे गाबीमारू को गुस्सा आ जाता है। गाबीमारू कुछ बड़बड़ाता हुआ उस क्रिमिनल के पास जाता है, हाँ मैं ये करना नहीं चाहता था लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया, मैं खून खराबा नहीं चाहता था। और ये कहते ही वो उस क्रिमिनल के पास पहुंच जाता है और हाथ बंधे होने के बावजूद वो एक के बाद एक क्रिमिनल को जान से मार देता है, और वो भी बहुत बेरहमी से। और गाबीमारू को ऐसे मॉन्स्टर की तरह लड़ते देख उस राजा की भी फट जाती है और देखते ही देखते गाबीमारू बहुत सारे क्रिमिनल्स को जान से मार देता है। और गाबीमारू को ऐसे लड़ते देखकर सागिरी एक बात समझ जाती है कि मुझे अगर क्रिमिनल्स को मारना है तो मुझे हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे खुद पर कंट्रोल करना होगा। और अब वो राजा के पास खड़ा हुआ आदमी अनाउंस करता है कि जो लोग उस आइलैंड पर जाएंगे वो है ये पीले बालों वाला लड़का, ये स्वॉर्ड ड्रैगन, गाबीमारू द होलो, और वो 3-4 और क्रिमिनल्स का नाम लेता है जिनमें कि वो बड़ा सा आदमी भी शामिल
होता है। तुम सभी उस आइलैंड पर जाओगे और वहां से एलिक्सर ऑफ लाइफ लेकर आओगे। बस ये कर दो, तुम्हें तुम्हारी आजादी मिल जाएगी। और फिर वो सारे क्रिमिनल्स उस एलिक्सर ऑफ लाइफ को पाने के लिए उस आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं। इसके बाद हमें विलेज के चीफ के बारे में थोड़ा बताया जाता है कि कैसे एक बार उस पर कई लोगों ने हमला करने की कोशिश करी। उस पर तलवारें चलाई गई और उस पर भाले चलाए गए। वो भाले उसके पेट से घुसेड़ कर आर पार भी कर दिए गए, लेकिन फिर भी उस विलेज के चीफ को कुछ नहीं हुआ। और वहाँ के लोग ये तक मानते हैं कि उस विलेज के चीफ ने कोई ऐसी जड़ी बूटी खाई है जिसे खाने के बाद वो अमर हो गया है। वहीं दूसरी तरफ हमें आइलैंड में गाबीमारू और सागिरी को दिखाया जाता है, जहाँ गाबीमारू सागिरी से कहता है, तुम्हारे होश क्यों उड़े हुए हैं? क्या तुम एलिक्सर ऑफ लाइफ के बारे में सोच रही हो? और अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें बता दूं कि एलिक्सर ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करता है। एटलीस्ट मैं तो ये मानता हूँ, और ये एलिक्सर ऑफ लाइफ यहीं कहीं होना चाहिए। तभी वो दोनों उस आइलैंड पर घूमने लगते हैं और सागिरी की आसपास की जगह इतनी खूबसूरत होती है कि वो उस जगह की तारीफ करते हुए थकी नहीं रही थी। लेकिन तभी गाबीमारू उसे बताता है कि ये जगह कोई जन्नत नहीं है, बल्कि ये जगह नरक से कम नहीं है। यहाँ समंदर के बीचों बीच इतनी खूबसूरत जगह का होना इम्पॉसिबल है। ये एक माया है जो हम में से किसी को समझ नहीं आई है। और ये कहकर गाबीमारू अपने हाथों को खोल देता है, जिस पर सागिरी भड़क जाती है कि तुम अपने हाथ नहीं खोल सकते, ये रूल्स के खिलाफ है। लेकिन गाबीमारू उसकी बात को ये कहकर घुमाने लगता है कि उन लोगों ने हमें सिर्फ 3 दिन का खाना दिया और ये आइलैंड बहुत बड़ा है। लेकिन तभी सागिरी एकदम से उसकी गर्दन पर तलवार रख देती है और वो कहने लगती है कि तुम्हें कोई दिक्कत है, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, तुम्हें मेरे ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे वरना मैं तुम्हारी गर्दन यही काट दूंगी। और अब गाबीमारू कहता है ठीक है, और वो अपने हाथ बंधवाने ही लगता है। लेकिन तभी उस पर एक बड़ी सी लोहे की बॉल से हमला होता है। वो हमला इतना खतरनाक होता है कि गाबीमारू दूर उड़कर गिरता है। और जब सागिरी घूमकर दूसरी तरफ देखती है तो वो देखती है कि वहाँ एक मॉन्स्टर खड़ा हुआ है जिसने अपने साथ बहुत सारे वेपन्स कैरी करे हुए हैं। और वो गाबीमारू के बारे में कहने लगता है इसे ऐसी जगह पर चौकन्ना रहना चाहिए था, ये मरना ही डिजर्व करता था। लेकिन उसकी बात भी पूरी नहीं हुई थी और तब तक गाबीमारू उठकर खड़ा हो जाता है। और ये देखकर सागिरी और वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि अभी तो इसे इतनी जोर की पड़ी थी, ये इतने जल्दी कैसे उठ गया? दरअसल वो दूसरा क्रिमिनल वॉरियर मंक है जिसे ट्रेनिंग के दौरान अपने ही वेपन से प्यार हो गया। और ये जितने भी वेपन्स अपने साथ कैरी करता है वो किसी ना किसी को मारकर उसे छीने गए वेपन्स हैं। तभी गाबीमारू सागिरी से कहता है उसके हाथों की तरफ देखो, वो बंधे नहीं है, अगर रूल्स लागू करने ही हैं तो सब पर होने चाहिए। तभी सागिरी उस क्रिमिनल के मॉनिटर से पूछती है कि इस जंगली के हाथ बंधे हुए क्यों नहीं है? लेकिन वो सागिरी की ही बेइज्जती कर देता है कि मैं तुम्हारे जैसी लो लेवल की रैंक वाली लड़की से बात भी करना पसंद नहीं करता, और रही बात हाथों की तो ये वापस जाते वक्त बंधवा लेगा। ये सुनकर सागिरी को बहुत गुस्सा आने लगता है और तभी वो क्रिमिनल अपने बक्से को नीचे रखता है और उसमें से एक वेपन निकालता है और उससे वो बहुत अजीब हरकतें कर रहा होता है और बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रहा होता है कि हथियार तभी चमकते हैं जब उसे खून पिलाया जाए। लेकिन गाबीमारू फिर से नहीं लड़ना चाह रहा था क्योंकि वो अपनी वाइफ के बारे में सोच रहा था और उसकी वाइफ को खून खराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन वो मॉन्स्टर गाबीमारू की तरफ तेजी से आने लगता है और गाबीमारू को लगता है कि अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है और गाबीमारू भी उस मॉन्स्टर की तरफ हमला करने जा ही रहा होता है। लेकिन तभी सागिरी गाबीमारू से कहती है पहले अपने हाथ बांधो, ये रूल्स के खिलाफ है। और जब तक गाबीमारू अपने हाथ बांधता वो मॉन्स्टर गाबीमारू पर कई बार हमला कर देता है, लेकिन मानो गाबीमारू पर उन हमलों का कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। और फिर जब गाबीमारू के हाथ बंध जाते हैं तो गाबीमारू उसी मॉन्स्टर के डंडे को पकड़कर उसे ऊपर उछाल देता है जिससे उसके सारे वेपन्स नीचे गिरने लगते हैं और वो एक वेपन को किक करता है जिससे वो उसके पेट में से आर पार हो जाता है और वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। पर नीचे गिरने के बाद भी वो मॉन्स्टर इतना ढीठ और बेशरम होता है कि वो फिर से उठने लगता है। लेकिन फिर गाबीमारू अपनी असली फॉर्म में आता है जिससे वो मॉन्स्टर फिर कभी उठने लायक नहीं रहता। और उसे मारने के बाद गाबीमारू सागिरी से कहने लगता है मेरे हाथ अभी भी बंधे हुए हैं, तुम चाहो तो देख सकती हो। तभी उस मॉन्स्टर का मॉनिटर उस मॉन्स्टर के सर को काटकर अपने साथ ले जाने लगता है और गाबीमारू के पूछने पर वो बताता है कि अगर क्रिमिनल मर जाता है तो सिंपली हमें उसके सर को काटकर वापस ले जाना होता है और अब मैं सीधा यहाँ से घर की तरफ जाऊंगा। लेकिन तभी सागिरी कहती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग गायब हो रहे हैं, तुम यहाँ से संभल कर जाना। लेकिन तभी वो मॉनिटर कहने लगता है कि संभलने की जरूरत तुम्हें है, ये आदमी जो तुम्हारे साथ खड़ा है ये एक जीता जाता मॉन्स्टर है, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि इसके हाथ बंधे हैं तो तुम सेफ हो? अगर ऐसा है तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। मैंने यहाँ आने से पहले आइलैंड पर काफी कुछ देखा है कि कैसे लोग एलिक्सर को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ लोगों ने खुद को कमजोर दिखाया ताकि वो मौके का फायदा उठा सके, कुछ ने एक दूसरे के साथ काम करने के बहाने जाल बिछाया। यहाँ लोग रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहते, यहाँ वो लोग वो सब कुछ करेंगे जो उन्हें एलिक्सर ऑफ लाइफ को पाने के लिए करना होगा। लेकिन सागिरी उससे पूछती है कि अगर वो लोग रूल्स को तोड़ दें तो इससे उनकी जेल की रिहाई में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। और इस पर वो मॉनिटर उसका फिर से मजाक उड़ा देता है और वो कहता है कि इस टाइम एलिक्सर ऑफ लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें उसके बाद में आती हैं। लेकिन गाबीमारू उनकी कन्वर्सेशन को बीच में ही रोक देता है और उसको चुप करवा देता है और कहने लगता है तुम अपने पॉइंटलेस जोक्स बाद में मारना, फिलहाल हमें देरी हो रही, हमें चलना चाहिए सागिरी, हमें अभी बहुत काम करना है। और जैसे ही एग्जीक्यूशनर वहां से चले जाते हैं सागिरी अपने मन में सोचने लगती है कि इसने सही तो कहा, देखा जाए तो मैं गाबीमारू के साथ कई दिनों से हूँ, लेकिन अब तक मुझे इसकी असलियत
असलियत के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। तभी अचानक से गाबीमारू सागिरी पर अटैक कर देता है और फिर हम गाबीमारू के बचपन का एक फ्लैशबैक देखते हैं जब गांव के चीफ ने उसके मम्मी पापा को मार दिया था क्योंकि वो भी शांति से गाबीमारू के साथ रहना चाहते थे। उस वक्त चीफ की आवाज गाबीमारू के अंदर गूंजती थी, गाबीमारू कमजोर मत होना बच्चे, अपने सारे इमोशंस को मिटा दो वरना तुम अपने करीबियों को कभी नहीं बचा पाओगे। तुम्हें इस गांव का सबसे ताकतवर निंजा बनना है। और गाबीमारू के मम्मी पापा को मारने के बाद चीफ ने ही गाबीमारू को पाल पोस कर बड़ा किया। और अब वापस प्रेजेंट में गाबीमारू और सागिरी एक दूसरे के सामने तलवार तान के खड़े होते हैं और उस मोमेंट पर सागिरी सोच रही होती है कि मुझे चोट पहुंचाना रूल्स के खिलाफ है, लेकिन गाबीमारू बहुत डेंजरस है, अपनी जान बचाने के लिए शायद मुझे इसे मारना ही पड़े। और गाबीमारू भी अंदर ही अंदर ये सोच रहा होता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं इसे मारने के लिए इतना हेजिटेट क्यों कर रहा हूँ। तभी गाबीमारू को एक और फ्लैशबैक आता है जहाँ गाबीमारू की वाइफ उससे कह रही होती है कि दूसरों की जान लेना तुम्हारी कमजोरी नहीं है, तुम्हारी स्ट्रेंथ है और ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। लेकिन फिर गाबीमारू थोड़ी देर के बाद सोचता है कि ये सब बकवास है, मैं अब अपने दिमाग की नहीं सुनूंगा, मैं एक बेरहम निंजा हूँ, मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन फिर मुझे शर्म क्यों आ रही है। और अब फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक मिशन के दौरान एक इंसान गाबीमारू को धमकी देता है कि मैं तेरी वाइफ और तेरे बच्चों को मार दूंगा। ये सुनते ही गाबीमारू का कंट्रोल टूट जाता है और वो उस इंसान को मार देता है। वहीं प्रेजेंट सीन में गाबीमारू सागिरी को मारने से हिचकिचा रहा होता है, लेकिन फिर उसे गांव के चीफ की बात याद आती है जिसकी आवाज उसके दिमाग में गूंज रही होती है कि जब तक तुम ताकतवर नहीं बनोगे तुम अपने करीबियों को कैसे बचा पाओगे। गाबीमारू अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाता है और सागिरी की तलवार को तोड़कर उसे मारने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन उसके प्यार की ताकत उसकी नफरत से ज्यादा बड़ी थी। सागिरी गाबीमारू के चेहरे को देखकर ये समझ जाती है कि वो खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है, पर उसकी अपब्रिंगिंग और उसके ट्रॉमास उसे रोक रहे हैं। गाबीमारू अब रोते हुए बोलता है, क्या मैं इतना कमजोर बन गया हूँ कि मैं एक इंसान को मार भी नहीं पा रहा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपनी वाइफ को कभी नहीं बचा पाऊंगा। तभी उसके अंदर एक आवाज गूंजती है, गाबीमारू ये आंसू तुम्हारी वीकनेस नहीं तुम्हारी स्ट्रेंथ है। कभी कभी कुछ ना महसूस करना मौत के बराबर है। हम जीना उसी को कहते हैं जो कि महसूस करके जिया जाए। तुम बस अपने दिल की सुनो, सच का सामना करो, अपने प्यार के लिए लड़ो। और फाइनली गाबीमारू के प्यार की ताकत जीत ही जाती है और गाबीमारू ये डिसाइड करता है कि वो अपने प्यार के लिए लड़ेगा। और दूसरी तरफ तामिया और उसके एग्जीक्यूशनर्स को इंसानों की बनी हुई कुछ अजीब सी मूर्तियां दिखाई देती हैं जो कि उस सुंदर इलाके में बिल्कुल अलग ही लग रही होती हैं। और तभी एक कीड़ा उसके हाथ को काट लेता है और उस कीड़े का मुंह बिल्कुल अजीब सा था जैसे कि कोई ह्यूमन होता है। ये देखते ही तामिया अपने हाथ को काट लेता है और उसके कटे हुए हाथ से फूल उगना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस इंसान का हुआ था जो कि इकलौता जिंदा बच गया था। पर यह सब तो बस शुरुआत थी। उस आइलैंड पर अचानक से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आकर खड़ा हो जाता है जिसकी आंखों से हाथ निकल रहे होते हैं जो कि दिखने में बहुत क्रीपी लग रहा होता है। और तो और झाड़ियों में से अजीब तरह के सेंटीपीड्स बाहर निकल रहे होते हैं। दूसरी तरफ गाबीमारू और सागिरी के सामने भी मछली के मुंह जैसा एक मॉन्स्टर खड़ा हो जाता है जिसने हाथ में माला डालकर दोनों हाथ जोड़े होते हैं। इसके बाद हम तामिया के एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहां वो एक बार एक लॉर्ड से मिलने के लिए उसके मेंशन के अंदर जाता है। इस लॉर्ड के सरनेम में ड्रैगन आता था, इसीलिए उसने अपने महल के बाहर एक ड्रैगन की तस्वीर बनाई थी। तामिया और वो लॉर्ड शराब पीते पीते बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन बातें करते वक्त वो लॉर्ड मजाक मजाक में बोल देता है, तामिया भले ही तुम्हें ब्लेड ऑफ ड्रैगन कहा जाता है पर तुम एक असली के ड्रैगन को कभी नहीं मार सकते। और इस बात पर तामिया बहुत गुस्सा हो जाता है। वो इतना गुस्सा हो जाता है कि वो उसके मेंशन के दरवाजे के 2 टुकड़े कर देता है जिस पर ड्रैगन बना हुआ था, जिससे उस लॉर्ड का एक और दुश्मन बन जाता है और सजा के तौर पर लॉर्ड इसे पुलिस के हवाले कर देता है। और अब तामिया बोलता है, एक बार मुझ पर लगे चार्जेस माफ हो जाएं, उसके बाद इस लॉर्ड को दिखाता हूँ। पिछली बार तो दरवाजा काटा था, इस बार तो सीधा उसके मेंशन के ही 2 टुकड़े कर दूंगा। और साथ ही साथ वो फूजी नाम के एक बौने का मजाक भी उड़ाने लगता है। वो फूजी से कहता है कि ये छोटे छोटे चाकू जो तुमने ले रखे हैं इससे तुम पक्का मुर्दों को काटते होगे ना। इस पर फूजी कहता है कि हमारा काम सिर्फ उन्हें मारना ही नहीं है बल्कि हम हथियारों के टेस्ट भी करते हैं। हम लोग मुर्दा लाशों पर स्टडी करते हैं और उनसे दवाइयां बनाते हैं, और अगर तुमने फिर से मेरी क्लैन या मेरी बेइज्जती करी तो तुम्हें चीर के रख दूंगा। ये सुनकर तामिया कहता है, जो भी हो बस तुम मेरे रास्ते में मत आना। और फिर इसके बाद वो दोनों आइलैंड में इधर उधर घूमने लगते हैं। और कुछ देर चलने के बाद तामिया उस बौने से कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम बाकी क्रिमिनल्स को जान से मार दें, फिर तो उससे जादू की अमृत को ढूंढना और भी आसान हो जाएगा। पर इन्हें क्या पता था कि इस आइलैंड पर क्रिमिनल से भी ज्यादा खतरनाक चीजें घूम रही हैं। इस तरफ ये मछली के मुंह वाला मॉन्स्टर गाबीमारू पर अटैक करने लगता है और गाबीमारू एक ही वार में उसका मुंह तोड़ देता है। पर उन मॉन्स्टर की अजीब सी शक्लें देखकर गाबीमारू को शिनोबी का रूल नंबर 5 याद आता है, जिसके हिसाब से एक निंजा को कभी भी किसी अनजान दुश्मन से पंगा नहीं लेना चाहिए। इसीलिए गाबीमारू के मन में भागने का ख्याल आता है। पर तभी अचानक से वो मॉन्स्टर गाबीमारू को पकड़कर उसे इधर उधर फेंकने लगता है। गाबीमारू को इतनी देर से खरोंच तक नहीं आई थी, पर इस मछली
मछली के मुंह वाले मॉन्स्टर ने चुटकियों में ही गाबीमारू के मुंह से खून निकाल दिया। हम यहाँ से भागना होगा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पर तभी बहुत सारे मॉन्स्टर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर गाबीमारू सोचता है हम घिर तो चुके ही हैं, यानी कि अब मेरे पास एक ही रास्ता है, मरो या फिर मारो। और ये सोचकर गाबीमारू अपनी निंजा टेक्निक का यूज करता है और उन सभी मॉन्स्टर्स को एक एक करके मारने लगता है। और गाबीमारू को ऐसा करते हुए देखकर सागिरी सोच रही होती है कि कुछ ही पलों में ये सब कुछ उलट पुलट हो गया। ये जगह आखिर है क्या? यहाँ क्या हो रहा है? सागिरी अपने ख्यालों में इतनी खो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि सेंटीपीड्स ने उसे कब पकड़ लिया। और फिर एक बड़ा सा मॉन्स्टर सागिरी की तरफ बढ़ता है और वो सागिरी की तरफ अटैक करने ही वाला होता है। तभी गाबीमारू सही टाइम पर आकर सागिरी को बचा लेता है। तभी यूजी, रिहा और 2 नए एग्जीक्यूशनर वहां पर आ जाते हैं जो कि बाकी बचे हुए मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगा देते हैं। गाबीमारू ये सब कुछ देखकर उन दोनों से बोलता है तुम्हें हमारी मदद करने की कोई भी जरूरत नहीं थी, तुम जानते हो ना हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेकिन तभी उनके साथ आई हुई लड़की कहने लगती है अरे हैंडसम, ऐसे मत कहो, मैं नाजुक कली हूँ, मुझे ऐसे मत कहो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर काम करें। पर हमारा गाबीमारू सख्त लौंडा है। और इतना कहते ही वो उस लड़की का हाथ मोड़कर उसे घुटनों पर गिरा देता है और वो कहने लगता है तेरी ये चालें मुझ पर काम नहीं करने वाली। लेकिन सागिरी नोटिस करती है कि ये लड़की तो ठीक है पर इसके साथ ये दो एग्जीक्यूशनर्स क्या कर रहे हैं। लेकिन तभी एक एग्जीक्यूशनर बोलता है मैं मोरो माकिया के साथ था, लेकिन इस लड़की ने उसे धोखा देकर मार दिया। और फिर मैं समझ गया कि इस लड़की को संभालना एक एग्जीक्यूशनर की बस की बात नहीं है, इसीलिए मैं भी अब इस पर नजर बनाए रखे हुए हूँ। हमें जल्द से जल्द उस अमृत को ढूंढकर इस आइलैंड से बाहर निकलना होगा। क्या बोलते हो गाबीमारू? वो लड़की कहती है उस अमृत को मिलने के बाद हम में से सिर्फ एक आजाद हो पाएगा, तो क्यों ना तब तक एक दूसरे का यूज कर लिया जाए। क्या तुम मुझसे डरते हो गाबीमारू? लेकिन गाबीमारू उस लड़की से थोड़ा दूर हट जाता है और फिर वो बोलता है कि तुम्हारे साथ काम करके मेरा क्या फायदा होगा। वो लड़की कहती है तुम मुझे अपनी ताकत दो और मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दूंगी। चलो एक एग्जांपल देती हूँ। तुम्हें लग रहा होगा कि इस आइलैंड पर मॉन्स्टर सबसे बड़ा खतरा है, पर उनसे भी ज्यादा बड़ा खतरा है यहाँ के कीड़े। इन कीड़ों का चेहरा बिल्कुल इंसान जैसा है और इनके पंख में जहर है। अगर इन्होंने तुम्हें काट लिया तो तुम्हारी हालत बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसी उस आदमी की थी। और अगर सेंटीपीड्स की बात की जाए तो तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मरी हुई लाशों को ही खाते हैं। तुम्हें ये सब कहाँ से पता चला? वो लड़की कहती है हाँ, दरअसल मैंने मोरो माकिया को टेस्ट सब्जेक्ट बनाया था और उस पर फिर अपना थोड़ा सा प्यार दिखाया और फिर उस पर ये सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर दिए और फिर मैंने काम निकलने के बाद उसे मार दिया। और तभी एक चश्मिश एग्जीक्यूशनर बोलता है हाँ, ये सही कह रही है। इस आइलैंड पर जो स्टेच्यूज हमने देखे उनके गले में जो ताबीज थी वो काफी हद तक इंटेलिजेंस सिस्टम से मैच करती है। हम सभी को मिलकर काम करना होगा। मैं वादा करती हूँ जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं वो सबके साथ शेयर करूंगी। लेकिन तभी सागिरी को चक्कर आने लगते हैं और कुछ देर बाद वो जमीन पर गिर जाती है। और इसके बाद हम आज़ाचोबी और तोमाना के एग्जीक्यूशनर को देखते हैं और उनके सामने 3 बड़े मॉन्स्टर आ जाते हैं। पर आज़ाचोबी की ताकत बहुत ज्यादा होती है और वो एक ही बार में तीनों मॉन्स्टर्स को मार देता है। दरअसल ये दोनों भाई हैं। बचपन में इस बंदे के माता पिता की मौत हो गई, लेकिन ये बंदा अपने मॉम डैड की मौत के बाद भी नहीं रोया। ये बंदा खतरनाक लुटेरों के साथ लड़ने के बावजूद उन्हें कंट्रोल कर लेता है और बहुत छोटी उम्र में ये लुटेरों का लीडर बन गया। शराबी के एक समुराई से पकड़े जाने के बावजूद इसने सिचुएशन को जल्दी एनालाइज कर लिया और तोमाकी को भागने के लिए कहा ताकि बाद में वो आकर उसे बचा सके। और तोमाया क्लैन के अंदर घुसकर 1 महीना ऑफिशियल मेंबर ही बना रहा और 1 महीने बाद इसने अपने भाई आज़ाचोबी को आजाद करा लिया। इसके बाद हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ मॉन्स्टर्स की तादाद बढ़ रही थी। आज़ाचोबी अपने भाई तोमायामा के बाल पकड़ लेता है और अपने भाई की तरफ देखकर बिना हेल्प किए वहां से भाग जाता है। तोमायामा अपने मन में सोचता है इसने मुझे अकेला क्यों छोड़ा? शायद मेरे भाई ने मुझे इसीलिए छोड़ा क्योंकि मैं उसकी तरह मुश्किल हालातों में खुद को नहीं डाल सकता। पर तभी हम देखते हैं कि आज़ाचोबी मॉन्स्टर्स को उन्हीं के हथियारों से मारना शुरू कर देता है, यानी कि इसने अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ा बल्कि एक वेपन ढूंढने गया था जिससे वो उन मॉन्स्टर्स को खत्म कर सके। पर तभी एक मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और बाकी मॉन्स्टर्स भी उसे घेर लेते हैं और वो मॉन्स्टर्स बड़बड़ा रहे होते हैं। दूसरों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। अरे ये मॉन्स्टर्स बोल सकते हैं क्या? भैया ये मॉन्स्टर्स बोल सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जगह जन्नत नहीं बल्कि नरक है जहाँ हमें अपने पापों की सजा दी जा रही है? और तभी आज़ाचोबी गुस्से में आकर इन मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देता है। हाँ, मैं इन सब बकवास से तंग आ चुका हूँ, जो मेरे मन में होगा मैं वही करूंगा। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं। दरअसल ये लोग समुराई क्लैन से हैं, लेकिन इनके लॉर्ड ने एक क्राइम कर दिया था और इसकी सजा पूरे क्लैन को देखनी पड़ी। इनके पापा को मौत की सजा सुनाई गई थी और अनाथ होने के बाद ये लोग चोरों की जिंदगी जीने लग गए। इसके बाद हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ आज़ाचोबी ये सोच रहा होता है अगर इस आइलैंड पर मॉन्स्टर हैं तो अमृत भी जरूर होगा। मैंने सोच लिया है, हम दोनों मिलकर सभी मॉन्स्टर्स और क्रिमिनल्स को मार देंगे और उस अमृत को खुद पी लेंगे। वहीं दूसरी तरफ सागिरी बेहोश पड़ी हुई थी, जहाँ बेहोशी की हालत में सागिरी एक भयंकर सपना देखती है जहाँ
उसके पापा उसे बहुत अजीब नजरों से घूर रहे होते हैं, बिल्कुल किसी मॉन्स्टर की तरह। और ये सब देखकर वो जाग जाती है। तुम्हें एक जहरीली बटरफ्लाई ने काट लिया था और इसकी वजह से तुम बेहोश हो गई थी, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अब सेफ हो। लेकिन सागिरी जब उठकर उस गुफा से बाहर निकलकर देखती है तो वो देखती है कि गाबी मारू उन सभी के लिए डिनर बना रहा है और उनका मॉनिटर कपड़े सील रहा है और वो लड़की सो रही होती है। गाबी मारू ने उन सभी के लिए खाने में किकात्सुगान बनाया था। किकात्सुगान का मतलब ये था कि बेसिकली जो भी उसे आइलैंड पर खाने के लिए मिला वो सब उसने मिक्स करके ये चीज बना डाली। डिनर के वक्त गाबी मारू उन सभी को बताता है कि मैंने इस आइलैंड को दोपहर को स्काउट किया था और उसे इस आइलैंड के बारे में एक अजीब चीज पता चली। वो बताता है कि मैंने आइलैंड में कुछ पौधे देखे जिनकी शक्ल उन इंसानों जैसी लग रही थी जो पहले मिसिंग हुए थे, और ये भी हो सकता है कि जो लोग गायब हुए थे वो अब प्लांट्स बन चुके हैं जो कि मैंने स्काउट करते वक्त देखे थे। और तभी उनका मॉनिटर सेंटा बोलता है कि उनको मूर्तियों पर भी ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑफिशियल्स को खुद इस आइलैंड के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। इस आइलैंड पर बहुत सारी मूर्तियां हमने ऐसी देखी हैं जो कि बुद्धिस्ट और ताओइस्ट रिलीजन से संबंध रखती हैं, लेकिन इस आइलैंड पर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं जिससे ये मूर्तियां बनाई जा सकें। तो क्या ये मूर्तियां किसी इंसान ने बनाई थी? और अगर ऐसा है तो क्या वो इंसान भी इसी आइलैंड पर रहता है? और तभी सागिरी भी उनको बताती है कि मैंने भी एक अजीब चीज नोटिस करी। इस आइलैंड के क्रिएचर्स काफी अजीब हैं। जैसे किसी क्रिएचर का शरीर जानवर जैसा है लेकिन उनका मुंह इंसान जैसा है, और ऐसे क्रिएचर्स को मेलाफॉर्म गॉड कहा जाता है, यानी आधा शरीर जानवर का और उनकी शक्ल इंसान जैसी होती है। और अब थोड़ी देर के बाद गेंजी वहां का जायजा लेने के बाद सागिरी को बोलता है कि वो मेनलैंड पर जाए और वहां से बोट लेकर वापस चली जाए क्योंकि उसके हिसाब से सागिरी इतनी स्ट्रांग ही नहीं है कि वो इस जंगल में सर्वाइव कर पाएगी। लेकिन सेंटा बोलता है कि अगर वो चाहे भी तब भी इस जंगल को छोड़कर नहीं जा सकती क्योंकि आज तक जितने भी लोगों ने इस आइलैंड से निकलने की कोशिश करी वो दूसरी तरफ नहीं पहुंच पाए। और अब हम दूसरी तरफ एग्जीक्यूशनर तेंजा और नुरुगाई को देखते हैं जो कि इस आइलैंड से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हें एक शिप दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वो उस शिप के पास जाते हैं उन्हें पता चलता है कि वो शिप भी डिस्ट्रॉय हो चुका है और जिस एरिया में वो अभी हैं उस एरिया में बहुत सारे शिप्स टूटे पड़े थे और ऐसा लग रहा था मानो इन सभी शिप्स में लोगों ने आइलैंड से निकलने की कोशिश करी होगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। तभी उन्हें समंदर में कुछ अजीब क्रिएचर्स दिखाई देते हैं। तेंजा तलवार निकालता है, लेकिन तभी एक सी मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है। वो उस क्रिएचर से बचने के लिए अपनी बोट से जंप करके एक टूटे हुए शिप पर लैंड करते हैं, लेकिन तभी पानी में से एक क्रिएचर अपनी बाहों से उन पर अटैक करता है जिसे तेंजा तलवार से काट देता है। इसी दौरान नुरुगाई को अपने पास्ट की याद आती है जब उसने एक समुराई ग्रुप को अपने गांव का रास्ता दिखाया था। दरअसल वो समुराई ग्रुप उस गांव को बर्बाद करना चाहता था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उस समुराई ग्रुप ने पूरे गांव को तहस नहस कर दिया और उस गांव के बहुत सारे लोग मार दिए और नुरुगाई को सिर्फ इसीलिए छोड़ दिया गया क्योंकि उन लोगों को दूसरे गांव तक जाने का रास्ता नहीं पता था और इसीलिए वो उन्हें गाइड करने के काम आ रही थी। और जब वो जेल में लॉक थी तब तेंजा उसे मिला और उसने उसे ऑफिशियल पार्डन का ऑफर लेटर दिखाया। तेंजा उसे पहली नजर में देखते ही ये समझ गया था कि वो एक इनोसेंट लड़की है। तुम मुझे काफी इनोसेंट लग रहे हो, तुम्हारी अभी उम्र भी कुछ नहीं है, मैं तुम्हें जिंदगी जीने का एक और चांस देता हूँ। और ये कहकर वो उसे छुड़ा लेता है और अब वो दोनों उस मॉन्स्टर से बचकर भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक और मॉनिटर मिलता है जिसका नाम किशो होता है जो कि धीरे धीरे फ्लावर्स में ट्रांसफॉर्म होते जा रहा था। तेंजा उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन पानी में से एक मॉन्स्टर का हाथ उसके 2 टुकड़े कर देता है और अब किशो की डेड बॉडी पड़ी हुई देखकर नुरुगाई को अपने ग्रैंडफादर की याद आ जाती है और वो गिल्ट में गिर जाती है। वो सोचती है कि उसकी वजह से सारे मारे गए और अगर वो उस दिन उन समुराई लोगों को अपने गांव का रास्ता नहीं दिखाती तो आज सब लोग उसके साथ होते। वो तेंजा से कहती है कि तुम मुझे यहीं छोड़ दो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मैं यही डिजर्व करती हूँ। लेकिन तेंजा उसे डिफेंड करता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम सच में मरना चाहती हो ना? तब नुरुगाई ये रियलाइज करती है कि वो जिंदा रहना चाहती है। तेंजा उसे एक तलवार देता है और दोनों मिलकर टेंटिकल से लड़ते हुए एक बोट तक पहुंच जाते हैं। वो बोट लेकर समंदर में जाते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि पानी का बहाव बहुत तेज है और ये पानी का बहाव उन्हें आइलैंड से एस्केप करने नहीं देगा। और वो ये भी समझ जाते हैं कि सी मॉन्स्टर्स आइलैंड के आसपास हमेशा घूमते रहते हैं, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें वापस आइलैंड पर ही रहना होगा और अगर कभी वापस जाना है तो अपने साथियों को इकट्ठा करना होगा। और तभी वो लोग आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां नुरुगाई अपने कपड़े सुखाने लगता है। तभी नुरुगाई को पीछे से देखकर तेंजा उससे कहता है, माफ करना लेकिन तुम्हारी बॉडी थोड़ी लड़कियों जैसी नहीं है। ये सुनकर नुरुगाई उसकी तरफ घूमती है और वो बोलती है, तो मैं लड़की ही तो हूँ। और ये देखकर तेंजा चौंक जाता है। क्या मैं अब तक एक लड़की के साथ था? कमाल है, इस बात की भनक अब तक मुझे क्यों नहीं लगी? नुरुगाई उससे कहती है, तुम मुझे बहुत पसंद आए और जब हम इस आइलैंड से वापस जाएंगे तब मैं तुमसे शादी कर लूंगी। क्या बोल रही हो? पहले तुम दूसरी तरफ उस तरफ मुड़ो, ये सब ठीक नहीं है। दूसरी तरफ घूम जाओ, तुमने कपड़े नहीं पहन रखे। वहीं दूसरी तरफ गेंजी और सेंटा इस आइलैंड से वापस जाने की कोई ना कोई ट्रिक ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन गेंजी कहता है इस आइलैंड के मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और हम हर पल अपनी मौत से खेल रहे हैं। और वो एक बार फिर से सागिरी को कहता है, सागिरी ये मिशन किसी वुमेन के लिए नहीं है, तुम एक काम क्यों नहीं
करती, तुम आइलैंड से बोट पकड़ो और यहाँ से वापस निकल जाओ, इससे पहले कि इस आइलैंड पर तुम्हें कुछ हो जाए। लेकिन सेंटा उसे कहता है कि गाबीमारू कई बार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और अगर गाबीमारू को रोकना होगा तो सागिरी उसके लिए हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि उन सभी को ये लगता है कि गाबीमारू सागिरी के साथ टाइम बिताने के बाद चेंज हो गया है। उसी रात को सागिरी गाबीमारू के पास बात करने के लिए जाती है। तब बात करते करते गाबीमारू सागिरी से पूछता है कि अब उसकी तबीयत बेहतर है ना, क्योंकि गाबीमारू जानता था जो चोट गाबीमारू ने सागिरी को दी थी लड़ाई के दौरान, उसकी वजह से इंसेक्ट्स का पॉइजन जल्दी इफेक्ट करता है। ये सुनने के बाद सागिरी थोड़ी हैरान होती है, क्योंकि गाबीमारू जैसा बंदा उसकी तबीयत के बारे में पूछ रहा है, लेकिन वो बताती है कि अब मैं पहले से काफी ठीक हूँ, थैंक्स टू यू गाबीमारू। तब गाबीमारू बातों ही बातों में उसे ये बताता है कि पता नहीं कैसे तुम मुझे शांत रखने में हेल्प करती हो, और गाबीमारू उससे ये भी कहता है कि कहीं ना कहीं तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो, पर वो इसे शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर पाता, और जैसा भी जो भी उसके मन में आता है वो सागिरी को बोल देता है। और गाबीमारू सागिरी को कहता है कि जैसे जैसे तुम नई नई चीजें एक्सपीरियंस करती जाओगी वैसे ही तुम अपनी असली स्ट्रेंथ को समझ पाओगी। अब अगले दिन सागिरी गेंजी से कहती है कि वो इस आइलैंड से वापस नहीं जाएगी, क्योंकि पिछली रात गाबीमारू की बातों का उस पर बहुत असर हुआ था। लेकिन गेंजी उसे डराने के लिए तलवार निकाल देता है, पर सागिरी तुरंत 1 सेकंड के अंदर उससे तलवार छीन लेती है। इससे गेंजी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी तलवार को वापस उठाता है। लेकिन तभी रोकुरोता नाम का एक जायंट सा राक्षस उनके पीछे से आ जाता है और रोकुरोता गेंजी पर अपने हाथ से वार कर देता है, जिससे गेंजी का पेट कट जाता है और वो दूर उड़कर एक पेड़ से टकरा जाता है। तभी हमें रोकुरोता का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि रोकुरोता को बचपन से ही एक डिजीज थी। वो जितना भी खा ले उसकी भूख शांत ही नहीं होती थी और इसीलिए वो खाता ही रहता था। जब वो छोटा हुआ करता था तब उसे चीजों के साथ खेलना भी बहुत पसंद था, लेकिन जैसे जैसे उसका शरीर बढ़ता गया उसकी भूख भी और बढ़ती गई और उसकी भूख इतनी बढ़ गई कि उसने इंसानों को खाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके उसने अपने पूरे गांव वालों को खा लिया और यहाँ तक कि उसने अपने मॉम और डैड को भी नहीं छोड़ा। और अब गेंजी को मारने के बाद वो सागिरी की तरफ अटैक करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर गाबीमारू आ जाता है और वो रोकुरोता के फेस पर एक जोरदार किक करता है, जिससे रोकुरोता 3-4 पेड़ तोड़कर बहुत दूर गिरता है। लेकिन उसकी किक का कुछ ज्यादा असर नहीं हुआ था और रोकुरोता तुरंत उठ जाता है और उसे ऐसा करते देख गाबीमारू को पता चल जाता है कि ये कोई मामूली मॉन्स्टर नहीं है। अरे यार, ये मेरी किक का इस पर कोई असर क्यों नहीं हुआ, ये आदमी है या हथौड़ा। तभी गाबीमारू को अपनी ट्रेनिंग याद आती है, जहाँ उसे सिखाया गया था कि जब भी तुम अपने एनिमी से लड़ने जाओ सबसे पहले उसकी एबिलिटीज को एनालाइज करो, और इसीलिए गाबीमारू उस मॉन्स्टर के अटैक को एनालाइज करने की कोशिश करता है। पर तभी रोकुरोता अपने पास में एक पेड़ को जमीन से उखाड़ता है और गाबीमारू की तरफ फेंक देता है। गाबीमारू उस अटैक से डॉज तो कर लेता है, पर वो तुरंत सोचता है यार इसने पूरे के पूरे पेड़ को कितनी आसानी से उखाड़ दिया, ये मुझसे कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इसे अकेले नहीं हरा पाऊंगा। और ये सोचकर गाबीमारू अपनी पार्टनर यूजिरिया से हेल्प मांगता है, लेकिन यूजिरिया उसकी हेल्प करने से मना कर देती है और वो उसे याद दिलाती है कि उसका रोल सिर्फ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना है, किसी से लड़ना नहीं है, और वो बस एक पेड़ पर बैठकर उसे चीयर करने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ अब रोकुरोता को काफी ज्यादा भूख लगने लगी थी और इसीलिए उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो गाबीमारू की तरफ अंधाधुंध वार करने लगता है और गाबीमारू उसके अटैक से बहुत मुश्किल से बच पा रहा था। और लड़ाई के दौरान गाबीमारू के दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी कि अगर उसके हाथ का एक भी वार गाबीमारू के शरीर पर लग गया तो वो तुरंत मारा जाएगा, और इसीलिए गाबीमारू कुछ पत्थरों को हवा में उड़ाकर उसकी तरफ फेंकता है, पर उस भैंस जैसे बंदे पर उसका कोई असर नहीं होता। यार इससे भी कुछ नहीं हुआ, ये दानव मरता क्यों नहीं। और अब गाबीमारू एक स्पेशल टेक्निक यूज करने जा रहा था। गाबीमारू अब अपना कमरबंद निकालता है और निंजुत्सु करके उसे स्टील से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेता है, और अब गाबीमारू कमरबंद से उस पर हमला करता है, लेकिन उसका ये वाला अटैक भी बेअसर साबित होता है। उसके बाद गाबीमारू अपनी नई नई टेक्निक्स ट्राई करता है, लेकिन कोई भी टेक्निक काम नहीं आती। अरे यार, ये दानव तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा, इसे कैसे हराया जाए। दूसरी तरफ सागिरी गेंजी के जख्मों का इलाज करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन गेंजी उसे रोकता है क्योंकि उसे पता होता है कि अब वो नहीं बच पाएगा। वो सागिरी से बोलता है तुम भाग जाओ, पर सागिरी उसे मना करते हुए कहती है कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी। साथ ही सागिरी गेंजी को बोलती है कि तुम होप मत छोड़ो। ये सुनकर गेंजी रियलाइज करता है कि सागिरी ने अपनी लाइफ का रास्ता चुन लिया है, और गेंजी ये भी रियलाइज करता है कि मैं कितना गलत था, मैं इसे इस आइलैंड से भगाने की कोशिश कर रहा था। ये सब कुछ सोचकर गेंजी उसे अपनी स्वॉर्ड दे देता है और गेंजी उसे समझाने लगता है कि एक वॉरियर की असली स्ट्रेंथ उसके अंदर होती है। और अब गेंजी सागिरी को उसकी स्वॉर्ड दे देता है और उसे ऑर्डर देता है जाओ सागिरी, जाकर रोकुरोता को मार दो। वहीं दूसरी तरफ गाबीमारू अपने सारे पैंतरे आजमा चुका था, लेकिन उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसने अपनी सारी टेक्निक्स का यूज कर लिया था, लेकिन जैसे ही रोकुरोता गाबीमारू पर अटैक करता है वो देखता है कि अटैक करने के दौरान रोकुरोता की एक उंगली कटकर जमीन पर गिर जाती है, और जब गाबीमारू पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये उंगली किसी और ने नहीं बल्कि सागिरी ने काटी थी, जो कि गाबीमारू का साथ देने के लिए फाइट में उतर चुकी है। और सागिरी गाबीमारू को ये बताती है कि चाहे कोई कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, हर इंसान की हड्डियों के बीच में एक गैप होता है जहां अगर वार किया जाए तो किसी भी इंसान को गहरा नुकसान पहुंचाया जा सकता है, और अगर यही वार उसकी गर्दन पर हुआ होता तो अब तक
रोकुरोता मर जाता। लेकिन रोकुरोता की हाइट बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए गाबीमारू सबसे पहले रोकुरोता की टांगे काटने को कहता है। तभी गाबीमारू रोकुरोता को भड़काने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ सागिरी उसके पैर पर वार करती है, लेकिन उस मॉन्स्टर पर इसका कोई असर नहीं होता और सागिरी उस पर वार करने के बाद खुद ही उछलकर दूर हो जाती है। और सागिरी ये महसूस करती है कि वो कुछ ज्यादा ही गुस्से में थी और इसीलिए वो सही से अटैक नहीं कर पाई, और इसीलिए सागिरी खुद को शांत करती है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में लाती है। वहीं रोकुरोता गाबीमारू पर अटैक करता है, लेकिन गाबीमारू किसी तरह से उसके अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन गाबीमारू की टांग में चोट लग जाती है। तभी सागिरी फिर से उस मॉन्स्टर की बाजू पर वार करती है, पर इससे भी कुछ नहीं होता। अब गाबीमारू सागिरी से पूछता है, तुमने तो कहा था ये मारा जाएगा, लेकिन मरना तो छोड़ो, इसका तो खून भी नहीं निकल रहा। तब सागिरी उसे बताती है कि हमें इसकी हड्डियों के बीच में वार करना होगा और इसीलिए रोकुरोता के सिर को थोड़ा सा झुकाना पड़ेगा, जिससे रोकुरोता की गर्दन आसानी से कट जाएगी। लेकिन तभी रोकुरोता जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी आंखों से बहुत सारे आंसू निकल रहे होते हैं। वो इतने जोर से चिल्ला रहा होता है कि उसकी आवाज बहुत दूर तक जा रही होती है और वहां पर जितने भी बंदे बैठे थे सबके कान फट जाते हैं और वो जोर जोर से चिल्लाते चिल्लाते गाबीमारू पर अपना हाथ मारता है, जिससे गाबीमारू जमीन में तो धंस जाता है, लेकिन वो उसके अटैक से जिंदा बच जाता है। लेकिन वो सिर्फ जिंदा बचा था। गाबीमारू अब अनकॉन्शियस होकर घुटनों पर गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। और अब रोकुरोता गाबीमारू पर दूसरा अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी सागिरी बीच में आ जाती है और उस पॉइंट पर सागिरी ने फ्लो स्टेट अचीव कर ली थी। वो बिल्कुल शांत हो गई थी जैसे समुद्र का पानी होता है और वो इजीली रोकुरोता के अटैक को रोक लेती है। और इससे वो एग्जीक्यूशनर और बाकी क्रिमिनल्स हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि सागिरी एक लो लेवल की एग्जीक्यूशनर है। उन्हें लगता था कि वो एक लड़की है और उनके अकॉर्डिंग लड़कियां सिर्फ बच्चे पैदा कर सकती हैं, क्लैन को लीड नहीं कर सकती। गेंजी भी सागिरी की फाइट को देख रहा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि ये लड़की काफी हाई लेवल के एग्जीक्यूशनर से भी टैलेंटेड है। और अब सागिरी रोकुरोता के करीब आकर उसे खत्म करने ही वाली होती है, लेकिन तभी रोकुरोता सागिरी के पास से जंप कर दूर भाग जाता है। और अब गाबीमारू को एक आइडिया आता है। वो अपने फायर निंजुत्सु से आसपास के सभी पेड़ पौधों को जला देता है, जिससे उस एरिया में बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है और धुएं की वजह से जंगल में बहुत घुटन होने लगती है, जिसकी वजह से यूजिरिहा और वो एग्जीक्यूशनर भी भागने लगते हैं। और अब गाबीमारू का ये प्लान काम कर जाता है। रोकुरोता धुएं की वजह से सांस ही नहीं ले पा रहा था और वो थोड़ी देर के बाद घुटनों पर गिरकर अनकॉन्शियस हो जाता है। और अब सागिरी अपनी तलवार लेकर रोकुरोता पर वार करने ही वाली थी, लेकिन तभी रोकुरोता फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार गाबीमारू ने रोकुरोता के हाथों को जोर से जमीन में गाड़ दिया था, जिससे रोकुरोता हिल ना पाए। और इस बार सागिरी उसके सिर को काट देती। लेकिन रोकुरोता के मरने के वक्त जब सागिरी उसकी आंखों की तरफ देखती तो उसे अंदर से ये महसूस होता है कि रोकुरोता अंदर से एक बच्चा था। उसे उसकी ताकत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसे ये पता ही नहीं था कि वो कितना ताकतवर है और इसीलिए वो अनजाने में लोगों को मारता गया। और अब दूसरी तरफ उस जंगल में बहुत ज्यादा आग लग चुकी थी और गाबीमारू ये सोचता है कि आसपास के मॉन्स्टर्स इस आग को देखकर उनके पास आ सकते हैं, इसीलिए गाबीमारू उन सभी को वहां से निकलने को कहता है। और वो देखते हैं कि गेंजी इस दुनिया में नहीं है और इसीलिए वो लोग गेंजी को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। और रास्ते में वो लोग बड़े बड़े मॉन्स्टर से छुपते छुपाते एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं और बैठकर गाबीमारू सागिरी को समझाता है कि हमें उस डायरेक्शन की तरफ जाना चाहिए जिस डायरेक्शन से मॉन्स्टर्स हमारी तरफ अटैक करने के लिए आ रहे हैं। हो सकता है अगर हम उस तरफ जाएं तो हमें एलिक्सर ऑफ लाइफ आसानी से मिल जाए। और तभी यूजिरिहा और उसका मॉनिटर सेंता भी उन लोगों को मिल जाते हैं और वो चारों देखते हैं कि इस आइलैंड पर एक विलेज भी है और ये देखकर वो सारे हैरान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों भाई जंगल के बहुत ज्यादा अंदर चले जाते हैं और तभी उन दोनों को एक पेड़ पर दो लोग दिखाई देते हैं जो कि आपस में चिपके पड़े होते हैं। और उन दोनों को चिपके देखकर ही उन दोनों भाइयों को ये पता चल जाता है कि वो दोनों मॉन्स्टर्स हैं, जिनमें से येलो बालों वाले का नाम जूफा होता है। और जूफा उन दोनों भाइयों पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उन दोनों भाइयों ने आकर उन्हें डिस्टर्ब कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ गाबीमारू ये सोच रहा होता है कि इस विलेज के लोग भी बाकियों की तरह मॉन्स्टर तो नहीं है। तभी गाबीमारू ये चीज नोटिस करता है कि उस पर कोई नजर रख रहा है। वो एक लड़की होती है और गाबीमारू उसके पीछे पीछे दौड़ता है और गाबीमारू जैसे ही उसे पकड़कर उसकी हुडी उतारता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो लड़की छोटी सी बच्ची है। और तभी एक पेड़ अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है, मानो वो पेड़ ना होकर एक इंसान हो, और वो गाबीमारू की तरफ अटैक कर देता है। और इसी बीच वो लड़की फिर से भागने लगती और अब गाबीमारू उस पेड़ को इग्नोर करके उस लड़की के पीछे पीछे भागने लगता है, क्योंकि गाबीमारू को ये लग रहा था कि उस लड़की से उसे इस आइलैंड के बारे में कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन तो जरूर मिलेगी। पर वो पेड़ गाबीमारू को बीच बीच में रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हमारा गाबीमारू उस पेड़ के अटैक को डॉज करके उसके मुंह पर एक किक मार देता है, जिससे वो पेड़ थोड़ी देर के लिए अटैक करना बंद कर देता है। और इसी दौरान सागिरी भी उनके पीछे पीछे आने लगता है। और वहीं दूसरी
तरफ यूजिरिहा सेंटा के चश्मे को हटा देती है और वो कहने लगती है कि मैं जो टेक्निक अभी यूज करने जा रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि वो टेक्निक तुम देखो। और यूजिरिहा एक कप से एक लिक्विड जैसी चीज पी लेती है और सेंटा ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस कप में से वो लिक्विड पीने के बाद यूजिरिहा की बॉडी से भी लिक्विड जैसी चीज निकलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ गाबीमारू उस लड़की के पीछे पीछे भागते भागते उस लड़की को पकड़ ही लेता है, लेकिन तभी वो लड़की गाबीमारू को पकड़कर जमीन पे पटक देती है। और अपने साथ ऐसा होता हुआ देखकर गाबीमारू पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची के लिए इतने भारी इंसान को पटक पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन तभी सागिरी भी उनके पीछे पीछे भागती भागती आ जाती है और सागिरी उस लड़की को मनाने लगती है कि हम तुमको मारना नहीं चाहते, हम तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम तो सिर्फ तुम्हारे से थोड़ी बात करना चाहते हैं। पर सागिरी जैसे ही उस लड़की के करीब जाती है तो वो छोटी लड़की अपने हाथ से कुछ चमकदार चीज निकालती है और फिर सागिरी की तरफ पंच करने ही वाली होती है, लेकिन तभी गाबीमारू उसके पंच को अपने ऊपर ले लेता है। और गाबीमारू को जैसे ही वो मुक्का पड़ता है उसे उस लड़की के स्ट्रेंथ का पता चल जाता है। उसका मुक्का इतना जोरदार होता है कि गाबीमारू उसके एक ही मुक्के से 3-4 कदम पीछे हट गया था। और गाबीमारू ये सोचता है कि अगर ये वार सागिरी पर हुआ होता तो सागिरी अभी तक जिंदा नहीं होती। और अब गाबीमारू कहता है बस बहुत हुआ, और वो पेड़ों की रस्सियों से उस लड़की को बुरी तरह से बांध देता है और उसे हवा में लटका देता है। लेकिन इससे वो छोटी बच्ची रोने लगती है और उस बच्ची को ऐसे रोता हुआ देखकर वो लोग उसे नीचे उतार देते हैं और सागिरी उसे चुप करवाती है। और तभी यूजिरिहा भी उनके पास आ जाती है और जब वो लोग यूजिरिहा से ये पूछते हैं कि तुम अब तक कहाँ थी, तो यूजिरिहा उन सबको झूठी बोल देती है, मैं तो एक मॉन्स्टर को मारने में बिजी थी। और वो सभी लोग उसी पेड़ के पास जाते हैं जो शुरुआत में उन सब पर अटैक कर रहा होता है। और वो पेड़ उन लोगों से कहता है कि इस लड़की को बख्श दो, इस लड़की को तुम मेरे हवाले कर दो और इसके बदले में वो उन्हें विलेज तक लेके जाएगा। और वो पेड़ उनसे कहता है कि वो उन्हें एलिक्सर ऑफ लाइफ के बारे में भी बताएगा। लेकिन यूजिरिहा को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता। लेकिन वो ट्री क्रिएचर कहता है तुम काफी थके हुए हो, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ नहाने के लिए पूरा इंतजाम है, क्यों ना तुम लोग नहाकर अपनी थकान दूर कर लो। और इतना सुनते ही उन सभी लोगों का मन बदल जाता है और वो उस पेड़ के साथ उसके विलेज की तरफ निकल पड़ते हैं। और जब वो लोग उसके विलेज में पहुंचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि उसके विलेज का हाल बहुत बेहाल हो रखा होता है। लेकिन तभी वो ट्री क्रिएचर कहता है कि आज से 1000 साल पहले ये विलेज ऐसा नहीं दिखा करता था, ये विलेज बहुत खूबसूरत हुआ करता था। और उसके बाद ट्री क्रिएचर उन्हें अपने घर लेकर जाता है, जहाँ पर आते ही यूजिरिहा और सागिरी नहाने के लिए कूद पड़ते हैं। और वो ट्री क्रिएचर उस मॉनिटर और गाबीमारू के लिए खाने को कुछ फूड देता है और अब वो चारों बैठकर खाना खाने लगते हैं। लेकिन तभी गाबीमारू उस ट्री से उस एलिक्सर ऑफ लाइफ और उस आइलैंड के बारे में पूछता है कि ये आइलैंड आखिर है क्या चीज। वो मॉन्स्टर ट्री उनको बताता है कि इस आइलैंड को कोटाकू कहा जाता है और ये एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर गॉड स्वयं रहते हैं। और रही बात एलिक्सर ऑफ लाइफ की, तो वो एग्जिस्ट करता है और साथ ही में वो ट्री गॉड तान की बात करता है। गाबीमारू उस ट्री से उस तान की लोकेशन के बारे में पूछता है और गाबीमारू की ये कहते ही वो ट्री मॉन्स्टर फर्श पर 3 सर्कल ड्रॉ करता है और वो ट्री मॉन्स्टर कहता है कि हम इन सर्कल्स में से दूसरे सर्कल पर हैं और एलिक्सर ऑफ लाइफ इस तीसरे सर्कल यानी कि सेंटर में कहीं है और इस तीसरे सर्कल के सेंटर को होराई कहा जाता है। लेकिन गाबीमारू को उस ट्री की बातों पर विश्वास सा नहीं हो रहा था और इसीलिए गाबीमारू उस ट्री से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि एलिक्सर ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करता है। वो ट्री कहता है कि तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा, लेकिन तुम मेरी बात का यकीन खुद कर लोगे जब तुम गॉड टेंसेंट से मिलोगे। वो दोनों आपस में ही रहते हैं और वो बहुत खूबसूरत क्रिएचर है। दूसरी तरफ हम आजा चोबी और उसके भाई को देखते हैं। आजा चोबी जूफा को आधे हिस्से में काट देता है और वो सोचता है हाँ शुक्र है मर गया। लेकिन जूफा की बॉडी फिर से रीजनरेट होने लगती है और थोड़ी देर के बाद वो पहले जैसा न्यू हो जाता है, मानो उसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी वो मैजिक ट्री गाबीमारू को बताता है कि टेंसेंट का लेवल हम लोगों से बहुत हाई है, वो इस आइलैंड पर राज करते हैं, उन्हें गॉड भी कहा जाता है या यूं कहें वो हमारे देवता हैं। और जब हमारी जिंदगी पूरी हो जाएगी तब हमें लॉर्ड टेंसेंट के हाथों से मरने का मौका मिलेगा। वही दूसरी तरफ उन दोनों भाइयों को टेंसेंट हरा देता है और टेंसेंट उन दोनों को एक खड्डे में फेंक देता है। वो एक ऐसा खड्डा था जिसमें बहुत सारे ह्यूमंस भरे हुए थे जो कि मरने के बाद फ्लावर्स में ट्रांसफॉर्म हो गए थे। और अब तोमा ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसका भाई आजा चोबी ऐसे पड़ा हुआ है और वो आजा चोबी को जगाने की कोशिश करता है। तभी वो ट्री गाबीमारू और उन लोगों को बताता है कि जब लोगों की जिंदगी पूरी हो जाती है तब टेंसेंट उन लोगों को खड्डे में फेंक देता है और वो मरने के बाद फूलों में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे वो लोग मरने के बाद भी बहुत खुश रहते हैं। और साथ ही में वो ट्री अपना नाम हाको बताता है और वो उस लड़की का नाम मेई बताता है और वो बताता है कि हम दोनों को यहाँ इस आइलैंड पर रहते हुए हजारों साल बीत गए हैं। उनकी बातचीत खत्म करने के बाद गाबीमारू अपने घावों को साफ करने के लिए बाथरूम में जाता है। लेकिन बाथरूम में जाने के बाद गाबीमारू देखता है कि मेई नहा रही होती है और गाबीमारू को ऐसे अंदर आते देख वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो रोने लगती है। लेकिन सागिरी मेई को चुप करवाती है और गाबीमारू सागिरी को बताता है कि हम लोग तो अपने विलेज में ऐसे ही बात शेयर करते हैं, फिर इसमें इतनी रोने वाली क्या बात है। तभी बात करते वक्त सागिरी नोटिस करती है कि मेई की बॉडी पर एक निशान है और ये देखकर गाबीमारू को अपनी वाइफ की याद
याद आती है जो कि उसे समझाया करती थी कि प्रॉपर रेस्ट लेना कितना जरूरी है। गाबीमारू की वाइफ गाबीमारू की नहाने में हेल्प करती थी और गाबीमारू अपनी वाइफ के स्कार से बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होता था, क्योंकि गाबीमारू की नजरों में उसकी वाइफ उसके लिए सबसे ब्यूटीफुल लेडी थी और इसके बाद चाहे उसकी बॉडी पर स्कार्स हों या कुछ, गाबीमारू को उन सबसे फर्क नहीं पड़ता था। और इसीलिए गाबीमारू मेई को समझाता है कि तुमको इन निशानों की वजह से शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी सुंदरता को और निखारते हैं। और अब थोड़ी देर के बाद गाबीमारू को ये लगता है कि उनके पास बैठकर बातें करने का वक्त नहीं है। तभी हमें फ्लैशबैक में तेंजा का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि तेंजा की परवरिश अच्छी तरह से नहीं होती और उसकी देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं होता, और इसीलिए उसके पास लोगों से पैसे और खाने चुराने के अलावा कोई और रास्ता होता ही नहीं। कुछ तलवारबाजों की नजर उस पर पड़ती है और इससे तेंजा को गुस्सा आ जाता है और वो सभी तलवारबाजों को पीट देता है। वो उनका पीट पीट कर बुरा हाल कर ही रहा होता है, लेकिन तभी एक एग्जीक्यूशनर शियोन आकर उन्हें बचा लेता है। और ये थी तेंजा की स्टोरी। तभी प्रेजेंट मोमेंट में हम देखते हैं कि तेंजा नुरुगाई के साथ आइलैंड पर घूम रहा होता है, लेकिन तभी उनके सामने एक टेंसिन जूजिन आकर टपक पड़ता है और वो उनसे बड़ी बदतमीजी से बात करने लगता है। और थोड़ी देर के बाद वो टेंसेंट एक औरत में से एक आदमी में तब्दील हो जाता है और वो उनसे उन मॉन्स्टर्स के बारे में पूछने लगता है जो कि इस आइलैंड पर मरे पड़े थे, क्योंकि वो टेंसेंट जानना चाहता था कि उन मॉन्स्टर्स की इस हालत के पीछे कहीं ये दोनों तो नहीं। उन दोनों को वो मॉन्स्टर काफी खतरनाक लगता है और इसीलिए वो दोनों उससे दूर भागने लगते हैं, लेकिन जूजिन उन दोनों को पकड़ लेता है और वो तेंजा की तरफ बिजली से हमला करता है, जिससे तेंजा दूर उड़कर गिरता है। और अब नुरुगाई तेंजा को देखने के लिए उसके पास भागी भागी चली जाती, लेकिन तभी जूजिन नुरुगाई को मारने के लिए उसके पास बढ़ने लगता है। पर तभी तेंजा अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर की आंख पर वार करता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि थोड़ी देर में उसकी आईज पहले जैसी हो जाती। और ये देखकर तेंजा नुरुगाई से कहता है तुम्हें यहाँ से भागना होगा। और इतना कहते ही तेंजा अपनी स्पेशल टेक्निक का यूज करता है। वो उस मॉन्स्टर के कई टुकड़े कर देता है और उसके टुकड़े कर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर रीजनरेट होता होता फिर से उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी शियोन उस मॉन्स्टर की तरफ अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिससे उन दोनों को भागने का टाइम मिल जाता है। और हम देखते हैं कि शियोन अपनी आंखों से देख नहीं पाता, लेकिन फिर भी उसकी कड़ी ट्रेनिंग के बाद वो सब कुछ इतनी परफेक्टली महसूस कर लेता है कि उसको कभी आंखों की कमी महसूस ही नहीं होती। और असल में शियोन तेंजा का मास्टर होता है और शियोन ये बताता है कि हम लोग घर जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उसे इस आइलैंड पर एक ऐसी एनर्जी का एहसास होता है जो एहसास उसने पहले कभी नहीं करा था। और तभी वो तेंजा से पूछता है कि तुम नुरुगाई की हेल्प क्यों कर रहे हो। उसने ये इसीलिए कहा क्योंकि शियोन के दिमाग में ये था कि क्रिमिनल्स उन्हें किसी भी वक्त धोखा देकर अपनी जान बचा सकते हैं, लेकिन तेंजा नुरुगाई की साइड लेते हुए कहता है कि इसकी कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल इनोसेंट बच्ची है। तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। शियोन उनकी बात मान लेता है, लेकिन तभी जूजिन उनके सामने आ जाता है और वो तेंजा और नुरुगाई पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी शियोन उन दोनों को उसके अटैक से बचा लेता है। लेकिन अगले ही मोमेंट पर शियोन देखता है कि उसकी गर्दन से बहुत खून निकल रहा होता है और अब तेंजा शियोन को रेस्ट करने के लिए कहता है और खुद जूजिन पर बहुत सारे अटैक्स करने लगता है। उसके अटैक्स इतने ज्यादा और इतने तेज होते हैं कि उनको देखना भी मुश्किल था, लेकिन वो गॉड उन अटैक्स को बहुत इजीली डॉज कर लेता है और एंड मोमेंट पर वो गॉड अपनी सिर्फ 2 उंगलियों से तेंजा की बॉडी में होल्स कर देता है